नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह हेडलाइन से। प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार बने लखपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिनों के अर्बन कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा, पीएम आवास योजना के तहत 80% से अधिक महिलाओं को मालिकाना हक मिलना सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की सैन्य तैयारियों से निपटने में सक्षम है भारतीय सेना। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी का बयान। कहा, तीनों सेनाओं की साझा योजना और अभियानों से युद्ध क्षमताओं में होगा इजाफा। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। पार्टी ने 44 में से 41 सीट जीतकर गांधीनगर नगर निगम पर किया कब्जा। जिला परिषद की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 5 सीट। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने जताया जनता का आभार। आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, दुनिया को अस्थिर करने वाली ताकत है पाकिस्तान। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। स्क्यू कोरो मनावे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पारसी को मिलेगा संयुक्त सम्मान। जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से शहरी आवास योजना के तहत 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपी। इस मौके पर उन्होंने 80% से अधिक मकानों पर महिलाओं को मालिकाना हक मिलने पर खुशी जताई। वहीं प्रदेश सरकार के इस योजना के तहत आवास खरीदने वाली महिलाओं को पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रयासों की भी सराहना की गई। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में आजादी @75 सम्मेलन और प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। राधे राधे। कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। घर मिलने की खुशी क्या होती है, ये आगरा की विमलेश से बेहतर और कौन बता सकता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमलेश से पूछा तो अपने बच्चों के सिर पर छत की अनुभूति विमलेश की आंखों में साफ तौर पर दिखी। प्रधानमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपते समय ज्यादातर मकानों का मालिकाना हक महिलाओं को दिए जाने पर खुशी जताई। देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ऑनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरी मध्यम वर्गीय लोगों की परेशानियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने हर मुमकिन प्रयास किए हैं। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके,
इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है, उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री ने पहले एक एक स्टॉल का बारीकी से अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के तहत न्यू अर्बन इंडिया के ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन और एक्सपो का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में 75 शहरी परियोजनाओं और कई दूसरी योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी के लिए 75 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। न्यू अर्बन इंडिया के ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और सरकार स्मार्ट शहरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता इस मौके पर मौजूद थे। न्यू अर्बन इंडिया के ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो के उद्घाटन समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा देश पुनः तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इस क्रम में हमारा देश एक और डाटा ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी कर रहा है। दूसरी ओर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन और कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है। तीसरी ओर हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर उनका भविष्य भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के साथ ही देश के शहरी विकास की गति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 साल में शहरी निवेश 7 गुना ज्यादा हो गया है। 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए और पूरी तरह से आत्मनिर्भरता में सफल रहने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, ये देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और आगे बढ़ते भी निभाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रयागराज कुंभ ने उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और प्रयागराज कुंभ ने को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ की जो नोडल विभाग था वह नगर विकास विभाग ही था, जिसने प्रयागराज कुंभ को पहली बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया था। आम जनता भी अगले 2 दिनों में सम्मेलन सह प्रदर्शनियों को देख सकेगी। इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्वामित्व योजना ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए है। यह योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों को कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देगी। योजना में नवीनतम सर्वेक्षण, ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। वायुसेना चीफ एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि तीनों सेनाओं की साझा योजनाओं और संचालन प्रक्रियाओं को पूरा करने में वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को और बढ़ाया जा सकेगा। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायुसेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि चीनी वायुसेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपने हिस्से के 3 हवाई ठिकानों पर मौजूद है, लेकिन हमारी वायुसेना पूर्वी लद्दाख में किसी प्रकार की सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। The collision between Pakistan and China and
interaction between the officials. I suppose this takes place globally between two partner nations. So there is nothing to fear about there. Only issue which concerns us is the dissemination of or information of Western tactics and Western technology which passes hands from Pakistan to China. With respect to a two-front threat, I would say that the threat is always remains in focus for us, and our capability building is dependent on what the threat. So we rest assured that we are capable of, or we are prepared in terms of training, in terms of equipment to handle a two-front contingency. वायुसेना चीफ ने यह भी कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से भारत की युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की आवश्यकता डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी आधुनिक विमान से पूरी होगी। पुराने विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और नए विमानों को शामिल करने से आने वाले समय में भारत के पास 35 लड़ाकू स्क्वाड्रन हो जाएंगे। वायुसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जल्द ही हल्की उपयोग के लिए 6 हेलीकॉप्टर भी मिलने वाले हैं। Very broadly, to cater for the drawdown of the fighter squadrons in terms of the MiG-21s going out, the Jaguars, MiG-29s, Mirages by the end of the decade. To cater for this drop in the number of squadrons, our acquisition plan firstly is based on the 83 LCA Mark 1A, for which the contract was signed last year. Deliveries will commence from 2024. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज मणिपुर में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान में फाइटो फार्मास्यूटिकल्स लैब सुविधा का उद्घाटन किया। यह लैब कोविड-19 जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए प्रभावी हर्बल दवाओं के विकास में सहायता करेगी। आईबीएसडी के इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने जहां उत्तर पूर्वी परिषद से पूर्वोत्तर क्षेत्र को त्वरित विकास के चरण में आगे बढ़ाने की वकालत की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान भी किया। Professor Pulak Mukherjee on quality control and evaluation of herbal drugs for evaluating the natural product and traditional medicine. Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi's vision for Atmanirbhar Bharat. The Prime Minister believes in empowering the people, believes in encouraging the youngsters of the country to go for innovation, come out with out-of-box ideas for the development of the region and development of the country. There is no dearth of knowledge among Indian youth. What is recognized is identify, encourage, promote such knowledge. देश भर में ध्वनि प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसका मनुष्यों के साथ साथ जानवरों पर भी हानिकारक असर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसमें गाड़ियों के हॉर्न में अब इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा। मॉडर्न समय की समस्याओं के लिए मॉडर्न समाधान की आवश्यकता है और इसका उदाहरण देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ हटकर सोचा है। दरअसल नितिन गडकरी ने कहा है कि वो एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत भविष्य में भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों के द्वारा बनाए गए धुनों का उपयोग वाहनों के हॉर्न के रूप में किया जाएगा। भारतीय वाद्य है बांसुरी, हारमोनियम, तबला, माउथ ऑर्गन। भारतीय वाद्य जे आहे त्याचं कानाला श्रवणीय संगीतच गाडीच्या हॉर्न मधून वाजलं पाहिजे असा कायदा करणार आहे। नासिक में एक राजमार्ग के उद्घाटन समारोह के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का भी अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें आकाशवाणी पर बजाए जाने वाली अधिक कर्णप्रिय धुन में बदलने पर विचार कर रहे हैं। एम्बुलन्सचे देखील सायरन आणि पोलिसांचे सायरन पण चांगले करणार आहे, हे कर्कश नाही। गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण भारतीय शहरों और गांवों में चिंता का एक प्रमुख कारण है और ये अधिकांश सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलता है। कई लोग अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते हैं जिससे न सिर्फ मनुष्यों बल्कि जानवरों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 44 में से 41 सीटें जीतकर गांधीनगर नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।
भूपेंद्र पटेल के लिए बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री यह पहला चुनाव था और बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस ने 2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। थारा और ओखा नगर परिषद में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। जिला परिषद की 8 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी को मिली जीत के लिए राज्य की जनता का आभार जताया और कहा कि गुजरात के स्थानीय निकाय और गांधीनगर नगर पालिका के चुनावों के परिणाम राज्य की जनता और भाजपा के बीच गहरे संबंध की पुनः पुष्टि करते हैं। गुजरात में बीजेपी के इस प्रचंड जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताई और कहा कि गुजरात की जनता का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की विकासोन्मुख और गरीब कल्याण नीतियों में विश्वास निरंतर और दृढ़ होता जा रहा है। जीत पर उन्होंने जनता का आभार जताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की और इसे बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम बताया। और बात राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की, जो कि अब 91 करोड़ 54 लाख से अधिक हो गया है। बीते 24 घंटे में 72,50,000 से अधिक खुराकें लगाई गई और पिछले 24 घंटों में करीब 30,000 रोगियों के स्वस्थ होने की भी खबर आई है और अब दर 97.93% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद से लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,346 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। To the young people of India, what are the 3 tips you'd like to give? Don't be obsessed with this whole thing of getting rich quick. Everything is going to go right from day one is not going to happen. You know, when you're building a business around something that you love, you know, you can give it a lot more than. Started Nykaa when I was 48. So one message clearly is that age is no bar. Please go ahead and have a second career and don't hesitate. Glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. गांव की गलियों, शहरों की सड़कों से संघर्ष के रास्ते होकर पहुंचते हैं संसद, बनते हैं आपकी आवाज, उठाते हैं आपके मुद्दे, आपके जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र के प्रहरी, आपके सांसद। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को नया पार्टी का नाम और सिंबल आवंटित कर दिया है। चिराग पासवान को उनके पिता के नाम के साथ लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन दिया गया है। हमारे तरफ से जो नाम दिया गया 3 नाम, उसमें से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटन हुआ मेरे नाम से और चुनाव चिन्ह में सिलाई मशीन, जो मेरा पहला प्रस्ताव था, सिलाई मशीन आवंटित हुआ। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों की 85 और पंचायत समितियों की 144
सीटों के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। धूले, नंदुरबार, अकोला, वाशी, नागपुर और पालघर जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतों की गिनती कल की जाएगी। त्रिपुरा के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं को चलाने के लिए धन्यवाद दिया है। लोगों ने फ्री वैक्सीन, ऑक्सीजन प्लांट और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। अयोध्या में कल से विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर नीलकंठ तिवारी इसका शुभारंभ करेंगे। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस रामलीला में बॉलीवुड स्टार अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए 10 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पटाखों पर रोक लगाई गई है और 75 टीमों का गठन किया गया है। सरकार सर्वेक्षण कर प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को 4 धाम की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए 4 धाम में चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिए। गंभीर रोगियों के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्र पर्व के लिए कोविड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में 4 फुट से अधिक लंबाई की मूर्तियां नहीं रखी जा सकेंगी। घरों में मूर्तियों की लंबाई केवल 2 फुट होगी और गरबा का आयोजन नहीं होगा। केरल में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर के लिए छात्रों के लिए कॉलेज को फिर से खोल दिया गया है। बाकी की क्लास के लिए जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि छात्रों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर 10 वर्ष से जमा कचरे के पहाड़ को खत्म कर आगरा मिसाल बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 8 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। इस पहाड़ को खत्म कर इसे इको पार्क में बदला जा रहा है। ग्वालियर में दांताबड़ी शोड़ गुरुद्वारे में 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रकाश पर्व में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में संपूर्ण गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के तिलपारा बैराज में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलाशय में पानी कम करने के लिए बैराज के फाटक खोल दिए गए हैं। बैराज से 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अक्टूबर की शुरुआत में ही बारिश का दौर जारी है। पुदुचेरी में भी आज झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से बारिश हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल रवाना होगा। लोकसभा अध्यक्ष सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान महामारी के कारण सामाजिक और रोजगार संकट से जुड़ी हुई चर्चा में शामिल होंगे। महामारी के पर पड़ने वाले प्रभाव और रोजगार पर संकट विषय पर ओम बिरला अपना विचार साझा करेंगे। सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष दूसरे देशों के संसदीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरवंश, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर पी.के. रामाचार्यलू भी शामिल होंगे। सम्मेलन के बाद एक साझा बयान भी जारी किया जाएगा। G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80% और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक के साथ दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर कड़ी निंदा की है। निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सामान्य बहस के दौरान भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को दुनिया को अस्थिर करने वाली ताकत बताया
और कहा कि ऐसे देश से रचनात्मक योगदान की उम्मीद नहीं की जा सकती जो हमेशा से आतंकवादियों की मेजबानी करता आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार ए अमरनाथ ने कहा कि भारत को ऐसे देश से सलाह की जरूरत नहीं है जिसका परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के अवैध निर्यात का इतिहास रहा है। Pakistan has made a number of futile and unsubstantiated allegations against India, including in relation to the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. These do not merit a response as they pertain matters internal to India. Let me reiterate here that the entire territory of Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया गया है। भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पारसी को देने का ऐलान किया गया है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। मनाबे और हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। वहीं परिसी को परमाणु से ग्रहों के मानदंडों तक भारत भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और आखिर में बड़ोदरा में नृत्य संगीत अकादमी की ओर से सबसे लंबे संगीत की पेशकश की गई। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं संगीत की इस मधुर धुन के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।